सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और हमारे खास कार्यक्रम ई सार्थक संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारा यह सार्थक संवाद का कार्यक्रम बड़ा अहम है। अहम इसलिए है क्योंकि बड़ी ही प्रतिकूल परिस्थितियों में आज हम ये संवाद करने जा रहे हैं। ना केवल प्रदेश, ना केवल देश, बल्कि दुनिया एक बार फिर हाहाकार के दौर से गुजर रही है। वजह कोरोना की दूसरी लहर है, जिसने इस समय भारत देश को बुरी तरीके से अपने चपेटे में लिया हुआ है। शायद ही कोई ऐसा राज्य है जो इस विभीषिका से नहीं जूझ रहा है। ऐसी कठिन परिस्थितियों में सामाजिक संगठन हो, तमाम संस्थाएं हों या सरकारें हों, अपने अपने स्तर पर प्रयत्नशील हैं। चुनौती काफ़ी कठिन है, गंभीर है और ऐसे में जितने भी प्रयास हैं वो नाकाफ़ी ही महसूस हो रहे हैं। ऐसी कठिन परिस्थितियों में किस तरीके से इस परिस्थिति को संभालने की कोशिश सरकारें कर रही हैं, इसी क्रम में आज हम बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से। तो भूपेश बघेल जी हमारे साथ में। भूपेश जी, कठिन परिस्थितियों में ये भी कहने की स्थिति में नहीं कि आपका स्वागत है, हम जिस लड़ाई में हैं, पर आपसे जो सबसे पहला सवाल है और पूरे देश के जहन में ये सवाल है वो ये है कि जब पहली लहर आई थी इस देश में कोरोना के संदर्भ में, तो छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार एक रोल मॉडल बन के उभरी थी। लोग बातचीत किया करते थे परस्पर कि पूरे देश में जब इतने केसेस आ रहे हैं, छत्तीसगढ़ में विभीषिका उसके मुकाबले बहुत कम थी, पर इस बार छत्तीसगढ़ के आंकड़े डराते हैं। क्या कुछ बदला इस बार जिसके कारण से आपका प्रदेश इस कदर महामारी की चपेट में इस समय है? हेलो। जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है मुख्यमंत्री जी? नहीं, अभी आखिरी लाइन सुनाई दिया है, लेकिन क्या आप पूछे मैं नहीं सुन पाया हूं, फिर से रिपीट करें। जी, जिस चुनौती के दौर से दूसरी लहर में हम गुजर रहे हैं, पहली लहर और दूसरी लहर में अंतर यह हुआ है कि पहली लहर के समय में छत्तीसगढ़ पूरे देश में रोल मॉडल था। आप आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, सुनाई दे रहा है जी, पहली लहर में एक रोल मॉडल था छत्तीसगढ़। पूरे देश में जब केसेस आ रहे थे, छत्तीसगढ़ में लोग अचंभा करते थे कि यहां पर केसेस इतने कम कैसे हैं। जिस तरीके से आपके नेतृत्व में सरकार मामले से निपट रही थी, वो एक रोल मॉडल के तौर पर पूरे देश में देखा जा रहा था। पर दूसरी लहर में आंकड़े जो छत्तीसगढ़ के हैं वो डराते हैं, भयभीत करते हैं। लोगों के जहन में सवाल है कि इस बार क्या ऐसा हुआ जिसके चलते छत्तीसगढ़ में आंकड़े इतने ज्यादा हैं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, निश्चित रूप से आपने कारण खोजा होगा कि क्या परिस्थिति बनी जिसके कारण छत्तीसगढ़ में आंकड़े अन्य राज्यों के मुकाबले ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। महाराष्ट्र के बाद लोग छत्तीसगढ़ का जिक्र करते हैं, अब उत्तर प्रदेश वगैरह भी कंपटीशन में आ रहे हैं। क्या कुछ बदला है? देखिए, ये पहली बात आप देखेंगे कि उसमें दो तीन कारण हैं जी। पहली बात तो ये है कि पहले चरण में पूरा हमने सीमा सील कर दी थी। लोग परमिशन लेके आ रहे थे, क्वारंटाइन सेंटर में रख रहे थे, होम आइसोलेशन में थे और उसके आइडेंटिफिकेशन करके तुरंत इलाज करा रहे थे। इस कारण से इसमें आंकड़ों में कमी आई। जी। दूसरे में हुआ ये कि एक तो ये कोरोना से दूसरी लहर जो है वो महाराष्ट्र में तो मुंबई है, नासिक है, पुणे है, इसमें तो संक्रमण पहले से ही ज्यादा था। लेकिन पहली बार जो सेकंड स्टेज जो आया है वो नागपुर और विदर्भ में आया है। जी। इस बात को उद्धव ठाकरे ने भी स्वीकार किया और लॉकडाउन भी वहां लगा। जी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी उस दिन प्रधानमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो विदर्भ से लगा हुआ इलाका है उसमें सबसे ज्यादा चाहे वो मंडला हो, चाहे वो छिंदवाड़ा हो, इन जिलों में ज्यादा फैला है। तो हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में भी हजारों के तादाद में लोग रोजगार के लिए नागपुर, गोंदिया, भंडारा, देवरी जाते ही हैं। कई लोग तो जो राजनांदगांव के पास के इलाके हैं वो रोज चल देते हैं, रोज आ जाते हैं जी। और होली के समय बड़ी संख्या में लोग आए। लॉकडाउन भी लगा उसके कारण से भी और होली त्योहार के कारण से भी लोग आए। और यही कारण है कि पहली बार छत्तीसगढ़ में शहर के अलावा गांव में नहीं होता था, लेकिन पहली बार ग्रामीण क्षेत्र में, खासकर नांदगांव जिला है, दुर्ग है, बेमेतरा है, इनके ग्रामीण इलाके में बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हुए। उसका कारण ये है कि लोग आए सीधे घरों में चले गए और हम लोग उसको ट्रेस नहीं कर पाए जी। लेकिन आप टेस्टिंग आप देखेंगे तो जहां जनवरी में हम केवल 22,000 कर रहे थे, फरवरी में 21,000 हुआ था प्रतिदिन,
मार्च में उसे बढ़ा के 30,000 प्रतिदिन कर दिए थे। अभी अप्रैल में आप देखें प्रतिदिन 53,000 लोगों का हम जी टेस्टिंग कर रहे हैं। जी टेस्टिंग के मामले में देखेंगे तो हमसे तेलंगाना और महाराष्ट्र ही ज्यादा है, जी जिसमें प्रति 10 लाख प्रतिदिन, जहां तेलंगाना में 2865 है, जी महाराष्ट्र में 1993 है, तो जी छत्तीसगढ़ में 1861 लोगों को प्रतिदिन प्रति 10 लाख में से कर रहे हैं टेस्टिंग, जबकि मध्य प्रदेश में केवल 582 है, जी उत्तर प्रदेश में 917 है। जी तो टेस्टिंग यदि प्रति 10 लाख में प्रतिदिन कहें तो उसमें हमारा छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान में राष्ट्रीय स्तर पर। वो भी जानने तो में उसमें हम लोग दिलचस्पी है, भाजपा शासित जो राज्य हैं वो टेस्टिंग में इतनी रुचि नहीं ले रहे हैं। आपको क्या परेशानी हो रही है जो आपने इतनी ज्यादा टेस्टिंग करा दी है? आंकड़े रोज डराने वाले सामने आ रहे हैं। बेहतर है टेस्टिंग कम रखते, आंकड़े कम दिखते, लगता कि मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो रहा है। आपने इस अवसर को क्यों छोड़ दिया? टेस्टिंग करने से ही लोगों को पता चलता है वो संक्रमित है या नहीं है, जी और उसके बाद इलाज भी की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, जी और उसके बाद डेथ भी। अब कोरोना टेस्ट ही नहीं करेंगे तो यदि किसी, आपको ये बताऊं कि दूसरे प्रदेशों की अपेक्षा हमारी डेथ रेट है, जी चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, इनसे डेथ रेट हमारा कम है। जी 2.70 से लेके 1.2 तक के, मध्य प्रदेश में तो 1.20 है। जी हमारे छत्तीसगढ़ में डेथ रेट जो है वो 1.09% है। जी तो ये ज्यादा टेस्टिंग करने से भले आंकड़े दिखते हैं, सरकार की आलोचना होती है, लेकिन लोगों को सुविधाएं तो मिलती है। जी और इस हिसाब से आप देखेंगे कि हमारे बेड भी हमने बढ़ाए हैं, जी डॉक्टरों के, विशेषज्ञों के भी संख्या हमने बढ़ाई है, और ऑक्सीजन या फिर रेमडेसिविर इनकी भी उपलब्धता हम लोगों ने लगातार सुनिश्चित की है। तो इसलिए जब भले आंकड़े आज ज्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नियंत्रण में भी छत्तीसगढ़ में हम पहले आएंगे, नियंत्रित करेंगे, ऐसा हमको विश्वास। वो ये जो आपने बात कही कि जो मौत के आंकड़े हैं, जो प्रतिशत है, उसमें छत्तीसगढ़ बहुत पीछे है। क्या ऐसा किया आपने जिसके चलते इस संदर्भ में ये उपलब्धि आप हमसे साझा कर पा रहे हैं? व्यवस्थाओं में क्या ऐसा काम किया है सरकार ने आपके नेतृत्व में जिसके चलते डेथ रेट इतना कम है? थोड़ा रोशनी डालेंगे ताकि लोगों का एक विश्वास बने सरकार के प्रयासों के संदर्भ में। निश्चित रूप से वही आंकड़े, जो टेस्टिंग जितना हम अधिक करेंगे जी तो उतनी ही जल्दी हम संक्रमित व्यक्ति को चिन्हांकित करेंगे और उतनी ही जल्दी उसका इलाज शुरू होगा। आज हो क्या रहा है कि यदि सर्दी बुखार होता है, घर में आदमी रह जाता है, 8-10 दिन बाद यदि फिर आता है, अचानक फिर हॉस्पिटल पहुंचता है, ऑक्सीजन लेवल डाउन हुआ, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। जी तो यदि वो शुरुआत में ही इलाज करना शुरू कर दे जी तो न उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी, ना आईसीयू की जरूरत पड़ेगी, ना ऑक्सीजन लेवल डाउन होगा। और यही कारण है कि हमने टेस्टिंग ज्यादा की, तो लोगों के इलाज भी हमने ज्यादा किया, और इसके कारण से देश के बड़े राज्यों में हमारे जो डेथ रेट है वो कम है, 1.09%, जबकि दूसरे राज्यों में हमसे बहुत अधिक है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम टेस्ट ज्यादा कराएं। अभी वैक्सीन, तो इससे लाभ मिल रहा है। ये बात सही है कि जब ज्यादा संख्या आ जाती है तो फिर इलाज कराने, फिर डॉक्टर के, स्टाफ की डिमांड बढ़ जाती है, उसकी पूर्ति कर लगातार हम लोग कर रहे हैं जी। और लेकिन इसी कारण से हमारे डेथ रेट कम है। तो हमारी कोशिश ये है कि हम और ज्यादा करें। अभी 53,000 बड़े बड़े राज्य नहीं कर रहे हैं जी। आंकड़े, प्रतिशत की बात छोड़ दी, आंकड़े के हिसाब से भी आप करें जी, उससे बहुत पीछे है। उसी प्रकार से वैक्सीन में भी हम लोग बहुत आगे हैं जी। आप शायद उस सवाल पूछेंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा जी। बहुत सारे लोग वैक्सीन के बारे में भी खूब सवाल कर रहे हैं, तो आप पूछेंगे तो निश्चित रूप से भी जवाब देना। मैं उस पर भी आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले भूपेश आपसे जो जानने में दिलचस्पी वो ये है कि जब पिछली बार पहली लहर थी तो उसमें इंतजाम सरकार ने किए थे, बिस्तर का इंतजाम था, ऑक्सीजन का था, वेंटिलेटर का इंतजाम था, पर उस समय आंकड़ा छत्तीसगढ़ में 3, 4, 5 हज़ार था। अब 15,000 केसेस रोज आ रहे हैं और कुछ गंभीर किस्म के मरीजों का भी सामना आपको करना पड़ रहा है। ऐसे में संसाधनों की उपलब्धता कैसे सुनिश्चित कर रहे हैं? क्या वाकई संसाधन उतने उपलब्ध हो पा रहे हैं जो आपकी जरूरतें हैं? और क्या केंद्र के स्तर पर आपको वो सहूलियत मिल पा रही है जो राज्य की जनता के लिए जरूरी है? देखिए, आप पहले लहर में आप याद करेंगे तो उस समय भी जब सरकारी अस्पतालों में बेड भर गए थे तो हमने प्राइवेट अस्पतालों का सहयोग लिया था, और तो और फिर कोरोना जो पेशेंट थे उसको
होटल तक में रखे थे। जी कुछ होटल थे जिसमें वो सुविधाएं, जो पेमेंट कर सकते हैं वो होटल में रह सकते हैं और वहां डॉक्टर की देख रेख में रहें। जी वो समय हम लोगों ने किया था, आपको याद होगा। और जी इस बीच में हमने जो आईसीयू बेड है, आपको याद होगा 2018 में केवल 205 बेड थे, जी और वो 661 बेड हमने बढ़ा लिए हैं। जी जो वेंटिलेटर केवल 35 थे, वो उसके 315 का बढ़ा लिए हैं, 500 हो गया है। जी तो ये ऑक्सीजन बेड केवल 800 थे, अब बढ़ा के 4878 हमने कर लिया है। जी जनरल बेड केवल 5000 थे, अब वो 13,500 है। उसी प्रकार से सारे सुविधाएं, हम एचडीयू बेड है, जी पहले मात्र 98 थे, अब जी वो 295 है। इन 2 वर्षों में हमने ये, खासकर जो ऑक्सीजन बेड है, आईसीयू है, एचडीयू है, वेंटिलेटर है, इसमें हमने काफी वृद्धि की है। और जी उसके साथ साथ आपको याद होगा, अब जी कोरोना जब आया तो आरटीपीसीआर तो होता नहीं था। जी हम लोग फिर पुणे भेजते थे या दिल्ली भेजते थे, फिर भारत सरकार ने एम्स में उसकी शुरुआत की, फिर राज्यों को अनुमति दी। तो आज हमारे 7 जगह शासकीय तौर पे आरटीपीसीआर के टेस्ट हो रहे हैं, और 4 नए, जी ये अप्रैल महीने आखिरी तक के 4 जो और सेंटर है वो भी खुल जाएंगे। तो हमारे पास 11 सेंटर हो जाएंगे, इसमें आरटीपीसीआर के टेस्ट होंगे, और 5 प्राइवेट को भी हमने दिया है। जी तो वो इस प्रकार से टेस्टिंग भी, जो लैब है जी वो हम संख्या बढ़ा, तो हर क्षेत्र में वृद्धि कर रहे हैं। ऑक्सीजन, आपने देखा होगा कि ऑक्सीजन की कमी पूरे देश में सुनाई पड़ रही है, जी लेकिन छत्तीसगढ़ में लगभग 27 जो फैक्ट्री है जिसमें ऑक्सीजन उत्पादन हो रहा है, और 2 लिक्विड ऑक्सीजन हमारे छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है। मार्च महीने में मात्र 3.7 टन ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ी थी, जी और अभी लगभग 5000 से अधिक की जो संख्या है उसे ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी है। 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, उसकी पूर्ति की जा रही है। और जी हमारे उत्पादन क्षमता है 210 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की क्षमता हमारी है, और उसमें हम उपयोग केवल अभी 110 मीट्रिक टन ऑक्सीजन के उपयोग कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की भी कमी हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। भूपेश जी, आप बता रहे हैं कि कितना कुछ आपकी सरकार काम कर रही है, कहाँ थे कहाँ पहुंच गए, पर देश के स्वास्थ्य मंत्री तो कोरोना से लड़ाई के दौरान बड़ी मेहनत कर रहे हैं आपकी सरकार की विफलता को बताने के संदर्भ में बाकायदा ट्वीट के माध्यम से। तो ये विरोधाभास क्यों है, इस पर थोड़ी दृष्टि डालें ना। स्वास्थ्य मंत्री तो बोल रहे हैं कि आप लोग जरा लड़ाई ठीक से लड़िए, ठीक से लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। अब भूपेश जी को कोई ये ना कहे कि लड़ाई ठीक से नहीं लड़ रहे हैं तो थोड़ा अचंबा होता है। तो भूपेश जी थोड़ी दृष्टि डालें हर्षवर्धन जी की इस जिज्ञासा के संदर्भ में। देखिए, दो केंद्र के स्वास्थ्य मंत्री और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री के बीच में किसी विषय पे मतांतर था, जी और उसको उन्होंने बहुत ही दिल से ले लिया, हर्षवर्धन जी। जी यह दुर्भाग्यजनक बात है, जबकि छत्तीसगढ़, उन्होंने सेंट्रल टीम भी भेजा है यहाँ, जी जबकि मैंने टेस्टिंग का उदाहरण तो मध्य प्रदेश का दिया ही है जी कि वहां टेस्टिंग कितना हो रहा है। अब मैं आंकड़े दे रहा हूं जिसके वैक्सीनेशन के बारे में। जी लक्षद्वीप, सिक्किम, त्रिपुरा और लद्दाख, दमन दीव को छोड़ दें तो सभी बड़े राज्यों में 14.44% वैक्सीनेशन हो गया है। जी मतलब हेल्थ वर्कर है उसको 88% हो गया है, सेकंड डोज उसको 58% लग चुका है। उसी प्रकार फ्रंटलाइन वर्कर को 85%, जी 45 साल से 60 साल उम्र के लोगों को 63% लोग। इस प्रकार से पूरे राज्य की जनसंख्या आप देखेंगे तो इस हिसाब से 14.44% छत्तीसगढ़ के लोगों को वैक्सीन दिया जा चुका है, जबकि भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य हिमाचल प्रदेश में केवल 14% हुआ है, गुजरात में 13% हुआ है, और उत्तराखंड में 11% है, गोवा में 10% है, दिल्ली में 10% है, चंडीगढ़ में 9% है, हरियाणा जहां जनता टीवी लोग देखते हैं जी वहां 9.16% है। तो जहां हरियाणा में 9.16% है और छत्तीसगढ़ में 14.44% है। जी तो मैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि ये अपने प्रदेश के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, मुख्यमंत्री उसको गरियाने काम जरूर करें कि छत्तीसगढ़ का मुकाबला करो वैक्सीनेशन में।
तो ये भूपेश जी का कहना है कि देश के स्वास्थ्य मंत्री जी को भाजपा शासित राज्यों की तरफ दृष्टि डालनी चाहिए कि वहां वैक्सीनेशन कार्यक्रम की स्थिति क्या है। लेकिन वैक्सीन को लेकर एक सवाल आपसे है भूपेश जी, वो ये है कि वैक्सीन के बावजूद भी लोग संक्रमित हो रहे हैं, कुछ लोगों की मौत भी हुई है। एक आशंका लोगों के जहन में है। आप एक प्रदेश के मुख्यमंत्री, जिम्मेदार पद पर हैं, वैक्सीन को लेकर आपका नजरिया लोगों में हौसला देगा। किस नजरिए के साथ में भूपेश बघेल वैक्सीन कार्यक्रम के संदर्भ में? एक वैक्सीन जहां तक की बात है, ये इलाज नहीं है, ये जी बचाव के उपाय में एक ये भी है। जी और वैक्सीन लगा देंगे उसके बाद कोरोना नहीं होगा, ये किसी वैज्ञानिक ने नहीं कहा। जी ये है कि उसका असर कम होगा। यदि आपको वैक्सीन लग गया है उसके बाद आप कोरोना से संक्रमित होते हैं, तो जैसे लोगों की डेथ होती है, डेथ हो जाती है, वो नहीं होगा, वो आपको छू के हल्का असर डाल के ही निकल जाएगा। लेकिन अभी एक दो घटनाएं धमतरी में, और डॉक्टर पांडे जिस प्रकार से 2 डोज लेने के बाद जी 35-37 दिन बाद उसको फिर कोरोना हुआ, उसकी मृत्यु हो गई, तो लोगों में शंका बनी हुई है। लेकिन हमारे पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। एक तरफ ये है कि ये जो सेकंड स्ट्रेन आया है वो बहुत ही डरावना है, भयानक। जी पहले जो लक्षण थे, पहले फर्स्ट स्ट्रेन में जो आया उसमें आपको हर हल्के से सर्दी, खांसी, बुखार या सर दर्द के लक्षण होते थे। अब आप लूज मोशन हो गया है। जी दूसरा ये है कि अचानक खून का थक्का जमता है, या हार्ट फेल हो जा रहा है, या ब्रेन हेमरेज हो रहा है। अचानक ऑक्सीजन लेवल एकदम से डाउन होता है और आदमी सीधा आईसीयू में पहुंच जाता है, या इलाज नहीं मिलने से लोगों को मौतें हो रही है। जी और तीसरा जो अंतर, और एक और अंतर देखने में आ रहा है, पहले जो वृद्ध जन है जी या जिसको और भी बीमारी है, शुगर के, बीपी के, हाइपरटेंशन के, या और दूसरी बड़ी बीमारियां हैं, और ये उनको जल्दी संक्रमित करते थे। लेकिन अभी जो संक्रमण जो हो रहा है वो नौजवानों में हो रहा है और बच्चों को हो रहा है। जी और नौजवान जो हैं वो अभी ज्यादा खुले में घूम रहे हैं, उसको तो वो ये मानते हैं कि हमको होगा नहीं। जी लेकिन सबसे ज्यादा संक्रमित अभी वही हो रहे हैं, और घर में फैलाने के भी काम उन्हीं के माध्यम से हो रहा है। तो नौजवान लोगों से भी, और उनकी भी डेथ होने लगी है। जी इसलिए नौजवानों से भी कहना चाहूंगा कि ये संक्रमण अब जो सेकंड जो स्ट्रेन आया है जी उसमें जवानों को भी ये नहीं छोड़ रहे हैं। और माता पिता से भी कहना चाहूंगा, छोटे बच्चे को भी बचा कर रखें, क्योंकि अब बच्चों को भी, पहले ये कहते थे कि ब्लड सर्कुलेशन उनका इतना होता है कि ये संक्रमण नहीं हो सकता, और हुआ भी नहीं। जी लेकिन ये सेकंड जो स्ट्रेन आया है उसमें छोटे बच्चों को भी ये अपने छोड़ नहीं रहा है। तो इसलिए हर एज के लोगों को ये हो रहा है, और इसके लक्षण में भी परिवर्तन आया है, इलाज में भी परिवर्तन अब देखने लगा है। पहले तो केवल हम लोग 2-3 दवाइयां ले लेते थे, जी हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, और एक दो और दवाइयां हैं जो विटामिन वगैरह, विटामिन डी, सी और जिंक वगैरह ले लेते थे, और एक और दवाई है जिसका नाम है अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, उसको ले लेते हो जाता। अब जो सब लोग दौड़ रहे हैं वो रेमडेसिविर की तरफ। जी अचानक जो हमारे फेफड़े हैं वो संक्रमित हो रहे हैं, और उससे बचने के एकमात्र उपाय रेमडेसिविर है, और उसके पीछे भाग रहे हैं। हमारी कोशिश है कि वो भी सब हॉस्पिटल में उपलब्ध हो, और लगातार हमारे आईएएस अधिकारी महाराष्ट्र में और तेलंगाना में जमे हुए हैं, गुजरात भी भेज रहे हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा रेमडेसिविर हमारे छत्तीसगढ़ में आए और जरूरतमंद लोगों को पहुंच सके। मेरे पास नीतियों से लेकर भी कुछ सवाल है, लेकिन आपने जो संक्रमण की बात की है उसको लेकर एक जिज्ञासा प्रदेशवासियों के मन में है। तमाम दिग्गज राजनीतिज्ञ भी कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं। यहां तक कि आपके पुराने राजनीतिक गुरु, जिनके साथ आप पहली बार मंत्री बने थे, दिग्विजय सिंह, वो भी आज सुबह संक्रमित हो गए। भूपेश बघेल को हम लगातार सक्रिय देख रहे हैं, लोगों के बीच में जाते हुए भी देख रहे हैं, चुनावों में भी सक्रिय देख रहे हैं। आपके आसपास के लोग भी संक्रमित हुए, तमाम अधिकारी और आदि भी। पर भूपेश बघेल आज तक सुरक्षित हैं, इसके लिए ईश्वर के आभारी भी हैं। पर लोगों को जिज्ञासा है कि भूपेश बघेल जी ने क्या संयम रखा हुआ है, कौन सी सावधानी बरती हैं जो इतने जोखिम के बावजूद भी वो सुरक्षित रखते हैं। तो थोड़ा उसे भी साझा करेंगे तो लोग भी अपनी दिनचर्या में भूपेश बघेल जी को फॉलो करेंगे, मुख्यमंत्री जी से प्रेरित होंगे। मैं ये नहीं कह सकता भाई कि मैं संक्रमित अभी नहीं हुआ हूं तो इसका मतलब मुझे मैं संक्रमण नहीं होगा। ये कोरोना की कब कृपा बरस जाए, किसी को भरोसा नहीं क्या, और कब लोग प्रभावित हो जाए। तो इसलिए किसी को दम मारने की जरूरत नहीं कि मुझे नहीं होगा। और यही जो भावना है कि मुझे नहीं होगा, सबको हो सकता है, सबको हो सकता है, मुझे नहीं होगा, ये जो अति आत्मविश्वास है, इसके कारण से संक्रमण फैल रहा है जी। तो इससे मुझे भी हो सकता है, इसलिए हमको बचाव की जरूरत है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम दूरी बना के रखें, जब बातचीत करते हैं तो मास्क लगा के रखें,
हाथ बराबर धों, सैनिटाइज करें। दूसरा, संयमित भोजन हमारा होना चाहिए। जी और बहुत लोग वजन घटाने के पीछे जोर देते हैं, जी उससे भी हमने देखा कि जो वजन घटा है वो भी प्रभावित हुए हैं। जी तो आप वजन भी संतुलित करें, भोजन भी संतुलित रखें, तो ये और दिनचर्या भी आपका संतुलित रहे, तो स्वस्थ रहेंगे, तो इसका बचाव किया जा सकता है। आज भी वही एक तरीका है कि आप निश्चित दूरी बना के रखें, मास्क लगा के रखें, सैनिटाइज करें तो ये भूपेश जी का और कहना है कि संयमित एक रहें। संयम के साथ अपनी जीवनचर्या को बनाकर रखें, इसी के माध्यम से वो अभी तक अपने आप को सुरक्षित रख पाए हैं और इसके लिए वो ईश्वर के आभारी भी हैं। और ऐसा अति आत्मविश्वास उन्हें नहीं है कि मुझे नहीं होगा, और बाकी किसी को भी ऐसा अति आत्मविश्वास में रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का कहना है। भूपेश जी, अब थोड़ी नीतियों पर बात करते हैं। वर्तमान परिस्थितियों में लॉकडाउन के आप पक्ष में नहीं थे, आपने स्पष्ट तौर पर कहा कि इससे लोगों का जनजीवन बुरी तरीके से प्रभावित होता है, पर फिर भी जिलों में आवश्यकता अनुसार लॉकडाउन के कदम उठाने पड़े, पर आंकड़े अभी भी बढ़ रहे हैं, डरा रहे हैं। आने वाले समय में लॉकडाउन के संदर्भ में किस नीति पर रहेगी छत्तीसगढ़ सरकार, जानने में दिलचस्पी है, कुछ स्पष्ट कर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं, लॉकडाउन कोई हल नहीं है। जो जिन विषयों पे अभी चर्चा की है उसका पालन करें। यदि सारे लोग स्व अनुशासन में रहें जी तो लॉकडाउन की कहीं कतई आवश्यकता नहीं है। कोरोना से नियंत्रित करने में हम सफल होंगे। जी लेकिन जहां थोड़ा सा छूट मिलती है, तो खोमचे में खड़े होकर चाट खाना शुरू कर देते हैं। एक ही दोने में हम गोलगप्पे और खाना शुरू कर देते हैं और बिना मास्क के घूमना शुरू कर देते हैं। तो इससे ये फैलता है, तो इससे हमको बचाव करने की जरूरत है। यदि स्व अनुशासन बना कर रखें तो हमारे यदि आदमी ये सोच ले कि अब हमको इस कोरोना के साथ जीना है, उसे बचाव के साथ जीना है, तो वो यदि जितना जल्दी स्वीकार करे, उतने ही जल्दी हम कोरोना को पराजित करने में सफल होंगे। एक बड़ी लेकिन उसको अपने महत्वपूर्ण बात, दिनचर्या में जी 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 आप अपनी बात पूरी करें। तो उसको अपने दिनचर्या में लाना होगा। हम लोग इसको जितना जल्दी तो आत्मसात करेंगे कि हमको कोरोना के साथ ही इस प्रकार से वातावरण में जीना है और उसे अपने दिनचर्या में ढाल लें और वो समाज का हिस्सा बन जाए कि हमको इसी प्रकार से काम करना है, इसी प्रकार से रहना है जब तक कोरोना समाप्त नहीं हो जाता। तो ये जब तक हम लोग नहीं करेंगे, कोरोना को परास्त नहीं कर सकेंगे। मैं बार बार अपील करना चाहता हूं कि ये लॉकडाउन कोई हल नहीं है। इससे जनजीवन प्रभावित होता है, रोजगार प्रभावित होता है, उद्योग धंधे प्रभावित हो रहे हैं, छोटे व्यापार और लोगों को रोजगार जो रोज कमाते हैं रोज खाते हैं वो प्रभावित होता है। अभी जो सब्जी बाड़ी लगाए हैं वो प्रभावित हो रहे हैं। सब लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। तो क्यों ना हम उसे स्व अनुशासन का पालन करते हुए अपने जीवन में उतार लें। और जिस दिन हमने ये ठान लिया कि हमको ये इन 3 नियमों का पालन करना है, निश्चित दूरी बना के रखना है, मास्क पहनना है और सैनिटाइज करना है, हाथ मुंह बराबर बार बार धोते रहना है, ये यदि हम घर में, परिवार में, बाहर में काम करने जाते हैं वहां यदि पालन करना शुरू कर दें तो इस बीमारी को लड़ना बहुत आसान है। तो भूपेश जी का कहना है स्व अनुशासन ही लॉकडाउन का विकल्प हो सकता है, और लॉकडाउन के चलते न केवल आपकी बल्कि सरकार की सेहत पर भी फर्क पड़ता है। तो भूपेश जी, एक बड़ी समस्या जो आ रही है वो ये है कि जैसे महाराष्ट्र में तो 15 दिन का लॉकडाउन हो गया, प्रवासी मजदूर की समस्या से देश पिछले साल 2-4 हुआ था। छत्तीसगढ़ ने उसमें भी अपनी मिसाल कायम की थी। आपके लोगों को पादुका उपलब्ध कराने को पूरे देश में मिसाल के तौर पर देखा गया था। उस समय आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही थी, उस बात को यहाँ पे साझा करना चाहता हूँ और जानना चाहता हूँ। मनरेगा गांव में मजदूरों को रोजगार का एक विकल्प उपलब्ध कराता है, पर आपका यह कहना था कि शहरी क्षेत्र के लिए कोई ऐसी योजना नहीं है, इसकी जरूरत है। साल बीत गया, ना केंद्र के स्तर पर ना राज्य के स्तर पर, और संकट फिर से आ रहा है। कुछ तय कर पाए भूपेश बघेल जी इस संदर्भ में कि जो लोग आ रहे हैं और शहर में जो लोग रहते हैं उनके लिए हाथ में पैसा है, कोई विकल्प विचार कर रही है सरकार? देखिए, जहां तक जो प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, हमने फिर से क्वारंटाइन सेंटर खोलने के लिए पंचायतों को निर्देश कर दिया है। जहां जहां मजदूर आ रहे हैं उसको क्वारंटाइन सेंटर में रखें। दूसरा, पिछले साल ये व्यवस्था नहीं थी लेकिन इस साल हमने व्यवस्था कर दी है कि चाहे एयरपोर्ट हो चाहे रेलवे स्टेशन हो, यहाँ जो भी आ रहे हैं निगेटिव रिपोर्ट के लेके आ रहे हैं उसको तो घर जाने दिया जा रहा है। जो लोग नहीं आ रहे हैं उसकी टेस्टिंग की जा रही है, उसे क्वारंटाइन सेंटर में रखा जा रहा है। जो टेस्टिंग में पॉजिटिव आ रहे हैं तो होम आइसोलेशन के सुझाव दिए जा रहे हैं, और ज्यादा गंभीर है तो उसे हॉस्पिटल में एडमिट करने की व्यवस्था की जा रही है ताकि चाहे गांव हो चाहे शहर में हो ये फैल न सके। ये हमारी कोशिश है। मनरेगा तो निरंतर
जारी है और आगे जैसे जरूरत पड़ेगी उसे और बढ़ा दिया जाएगा। मैं अपने लेकिन सवाल शहरी को क्षेत्र के मजदूरों जी पे अभी भी वो ऐसी समस्या है जिसका निदान अभी तक नहीं मिल पाया है, क्योंकि व्यापार नहीं चलेगा तो फिर बेरोजगारी बढ़ेगी। जी उद्योग के पहिए यदि थम जाएंगे तो बेरोजगारी बढ़ेगी। हमारी कोशिश है कि ये उद्योग के पहिए चलते रहें, रुके मत, बल्कि और भी उद्योग लगाने की आवश्यकता है। इस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। एक बात और जो जानने में दिलचस्पी है, आप लगातार इस बात की शिकायत करते रहे कि केंद्र से जो हिस्सा अपने राजस्व का छत्तीसगढ़ को मिलना था वो नहीं मिल रहा है, और इसके कारण से आपके प्रयास प्रभावित होते हैं। चुनौती फिर से नए स्वरूप में है। क्या सहयोग मिल रहा है केंद्र के स्तर पर? पैसे वैसे आपको पर्याप्त मिल पा रहे हैं जिससे आप प्रदेशवासियों की जरूरतों को पूरा कर पाएं, या फिर से अभाव की स्थितियों में ही हम लोग मजबूर हैं? बिल्कुल आपने सही सवाल उठाया। 22,000 करोड़ रुपया पिछले समय लेना था, अभी मुश्किल से हमको 600-700 करोड़ ही मिल पाया है। जी और वो राशि नहीं मिलने के कारण से हमारे अर्थव्यवस्था में उसका प्रभाव पड़ा है और ऋण लेने के लिए हम लोग बाध्य हैं। यदि ये राशि भारत सरकार हमारे हिस्से का जी जो केंद्रीय कर से मिलना था, जो जीएसटी से मिलना था, वो राशि सभी मिल जाती तो निश्चित रूप से हमारे अर्थव्यवस्था पटरी पे सुचारू रूप से चलती। और जो हम लोगों ने लोगों से जो वादा किए थे और जो नई योजना हम लोग लागू करना चाहते थे उसे हम लोग लागू कर पाते, लेकिन केंद्र से उस प्रकार से सहयोग तो बिल्कुल ही नहीं मिला है। बल्कि कोई डिमांड करो जी तो भारत सरकार ये समझती है कि हम विरोध कर रहे हैं। जी ये जो मांग करो या सुझाव दो उसको भी विरोध के स्वर में देखते हैं, ये बेहद दुर्भाग्यजनक है। जब आपने मांग करो तो विरोध के स्वर में देखते हैं, तो एक सवाल और जहन में आता है। आपका दावा है कि हमने सारे प्रयास कर रहे हैं, पर प्रदेश में जो विरोधी पार्टी है जिसका नाम भारतीय जनता पार्टी है, उसके ट्वीट देखो, उसके नेताओं के ट्वीट देखो, तो ऐसा लग रहा है कि काम के नाम पर कुछ हो ही नहीं रहा है। कल आपने सर्वदलीय बैठक बुलाई, कोई सकारात्मक उम्मीद कर सकता है प्रदेश इस बैठक के बाद? बदलेगी चाल और ढाल? देखिए, भारतीय जनता पार्टी है, अपने प्रधानमंत्री भी नहीं सुन रहे हैं। जी स्थानीय इकाई की स्थिति देखिए कि प्रधानमंत्री ने अपील की थी 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक के वैक्सीन उत्सव मनाना है। जी लेकिन पिछले समय आपने देखा हुआ ताली थाली बजाने और लॉकडाउन की सफलता के बाद लोग सड़कों को उतर आए थे, डांस भी किए थे, पटाखे भी फोड़े थे। जी इस समय वैक्सीन उत्सव करने कोई उतरा नहीं। जी दूसरा, प्रधानमंत्री जी के कहने से ही राज्यपाल के अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी कल। जी और भारतीय जनता पार्टी कितना इसे गंभीरता से ले रही है इससे स्पष्ट हो जाता है। उसका जो प्रदेश अध्यक्ष है जी वो भी उस बैठक में शामिल नहीं थे, अपना प्रतिनिधि भेज दिए। तो प्रधानमंत्री कितना गंभीरता से ले रहे हैं ये प्रदेश की जनता देख रही है। जी तो ये और आए भी तो केवल नकारात्मक बातें करके, केवल आलोचना करके चले गए, जबकि सारे आंकड़े चीख चीख के कह रही है कि राष्ट्रीय स्तर पर किसी भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य से, जी हम पड़ोसी राज्य से भी आप देखेंगे जी तो वैक्सीनेशन में मध्य प्रदेश केवल 7.44% है। जी आप है ना? दुगने हैं। हम 4.4% हैं। जी हाँ, बिल्कुल डबल जी है। और यदि टेस्टिंग में कहें तो प्रति 10 लाख प्रतिदिन में हम 3 गुना है। जी हम 1800 हमारे आंकड़े हैं और वो केवल 700 के आसपास, 544 के आसपास है। जी तो ये उसकी स्थिति है। हम वहां जहां वैक्सीनेशन में 2 गुना है जी और वहीं टेस्टिंग में हम उससे 3 गुना भी अधिक हैं। जी मध्य प्रदेश में 582 है प्रति 10 लाख प्रतिदिन, जी 1861। तो उससे बेहतर है। डेथ रेट में देखें तो 1.20 है वहां जी और हमारा 1.09 है। जी तो हम सभी आंकड़े में पड़ोसी राज्य से भी हम बेहतर स्थिति में हैं। उसके बाद भी ये पहले थाली बजाए, फिर जी ताली बजाए, अब वो गाल बजाने का काम कर रहे हैं। जी एक आखिरी एक दो सवाल और हैं मुख्यमंत्री जी, आपके पास काफ़ी व्यस्तताएं हैं। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो है वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री की मांग के संदर्भ में है। कोरोना से जुड़ा हुआ है, इसलिए चूंकि आप राष्ट्रीय फलक पर भी आजकल सक्रिय हैं तो लगा कि इस सवाल पर आपकी राय ली जाए। उन्होंने मांग की है कि कोरोना का जिस तरीके से प्रसार हो रहा है, एक चरण में ही अब मतदान पश्चिम बंगाल में करा लिया जाए। क्या नजरिया रखते हैं भूपेश बघेल जी इस मांग के संदर्भ में? भाई, इस समय ये जब ये कार्यक्रम बनाया निर्वाचन आयोग को, उस समय भी
पिछले जब चुनाव हुआ था तो 7 चरण में हुए थे। जी इस समय तो 8 चरण कर दिए और बढ़ा दिए। जी जबकि यदि पैरामिलिट्री फोर्स की उपलब्धता कही तो अब सभी राज्य में, आसाम में चुनाव हो गए, केरल में हो गए, तमिलनाडु में हो गए, सब जगह चुनाव हो गए, तो पैरामिलिट्री फोर्स की कमी तो है ही नहीं है। जी तो जब 6 अप्रैल को सारे चुनाव हो गए थे तो इसको तो जल्दी कर लेना था। और जब कोरोना संक्रमण है जी और तेजी से फैल रहा है, जिस प्रकार से आंकड़े बता रहे हैं, वहां डेथ रेट 1.6% है जी पश्चिम बंगाल में। तो उस हिसाब से देखेंगे और लाखों की भीड़ इकट्ठा किया जा रहा है सभी राजनीतिक दलों के मंचों में, तो जी और फैलने की संभावना है। तो इसमें देख के मामूली आधार पर इलेक्शन कमीशन को निर्णय लेना चाहिए। इसके संदर्भ में चुनाव आयोग को निर्णय लेना चाहिए, भूपेश जी का कहना है। अब आखिरी 2 सवाल हैं भूपेश जी। एक सवाल यह कि जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था, देश में काम धंधे बंद हुए थे, तो केंद्र सरकार ने 20 लाख करोड़ का राहत पैकेज दिया था। आपसे जानने में दिलचस्पी, इस समय भी देश कोरोना कर्फ्यू के माध्यम से धीरे धीरे बंद होता जा रहा है। किसी राहत की जरूरत महसूस कर रहे हैं देश के संदर्भ में भूपेश बघेल जी, या अभी ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही आपको? 20 लाख में किसी के एक झेला भी मिला हो तो बता दे, मैं वो आदमी खोज रहा हूँ जो 20 लाख करोड़ के जो पैकेज उसमें किसी को मिला हो, ये मैं खोज रहा हूँ। अभी तक नहीं मिला, तो आगे के मैं किस प्रकार से उम्मीद करूंगा। ये तो पहले तो ये था कि 21 दिन में कोरोना को हिंदुस्तान से भगा देंगे, लेकिन जब नहीं हुआ तो सेंट्रलाइज लॉकडाउन की घोषणा हुई और उसके बाद सारे मॉनिटरिंग हो गया। अब जब हाथ से छूटा, टेस्टिंग भी सेंट्रलाइज हो गया था। जोन घोषित करना है, रेड, येलो, ग्रीन, वो भी भारत सरकार करती थी। अब सब छूट गए, तो राज्यों की जिम्मेदारी थोप रहे हैं। तो ये कोरोना के लड़ने के लिए जब थाली बजा रहे थे, वो तो दिखाई दे नहीं रहा है। तो पैकेज भी नहीं मिला है, तो आगे भी बहुत ज्यादा उम्मीद तो नहीं दिखाई देती। बहुत उम्मीद दिखाई नहीं देती भूपेश जी। अब आखिरी जो बात है भूपेश जी, वो ये है कि छत्तीसगढ़ में आपने करिश्मा किया था 2 साल पहले, और प्रचंड बहुमत के साथ जनता का भरोसा हासिल करके आप इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। वो प्रदेश इस समय तकलीफ में है, परेशानी में है, कष्ट में है। क्या कहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से भूपेश बघेल, जिससे प्रदेशवासियों को हौसला रहे, संयम रहे, साहस रहे? आपका संदेश सीधे प्रदेश की जनता के नाम। हिमांशु जी, आपकी टीवी के माध्यम से जनता से अपील करना चाहता हूं कि इस पिछले जो स्ट्रेन आया था उसमें शासन प्रशासन के साथ समाज सेवी संगठन और सभी जनप्रतिनिधि मिलकर इस लड़ाई को लड़े थे और हमको सफलता मिली थी। अभी पिछले संकट से ज्यादा गहरा संकट हमारे सामने है, आंकड़े बढ़े हुए हैं और ये जो सेकंड स्ट्रेन है वो ज्यादा आक्रामक है और नुकसानदायक है। ऐसे में हम लोगों को और बहुत ज्यादा संगठित होकर काम करने की आवश्यकता है। और जो लोग इस लड़ाई में, चाहे वो डॉक्टर्स हो, चाहे स्टाफ हो, चाहे हमारे मर्चुरी में काम करने वाले हों, चाहे शमशान घाट में काम करने वाले हों, चाहे 100 वाहन संचालित करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को हमको प्रोत्साहित करने की जरूरत है। उसके प्रति सहानुभूति नहीं बल्कि सम्मान के भाव हमारे मन में होना चाहिए कि जो काम हमारा था, हमारे परिवार का था, हमारे परिवार के लोग यदि काल कोविड संक्रमित होके हुए हैं, तो वो जो क्रियाकर्म करने का काम, वो जो शमशान घाट में जो तैनात व्यक्ति है वो हमारा काम कर रहा है, हमारे परिवार का काम कर रहा है, तो उतने ही परिवार के सदस्य की तरह हम सम्मान उनको दें। और जो लोग इस लड़ाई में भागीदार बन रहे हैं उसको ज्यादा से ज्यादा हमको चाहे मीडिया के माध्यम से हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो, हम लोगों को या व्यक्तिगत चर्चा में भी आपस में जब करते हैं तो उसके प्रति हम लोग सकारात्मक भाव लेके हम लोग काम करें कि किस व्यक्ति ने कितना मेहनत किया है, उसको देखिए उसका रिजल्ट क्या आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग करेंगे, सकारात्मक रूप अपना के ही इस लड़ाई को लड़ी जा सकती है। तो पूरे प्रदेश के, चाहे वो राजनीतिक दल के लोग हों, चाहे सामाजिक संगठन के लोग हों, चाहे वो मीडिया कर्मी हों, चाहे मीडिया चलाने वाले लोग हों, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं और शासकीय अस्पताल में काम कर रहे हैं, सारे जो पुलिस वाले हैं, पंचायत कर्मी हैं, शिक्षक लोग हैं, सारे लोग जो इसमें काम कर रहे हैं उसको हम लोग थोड़ा सा प्रोत्साहन करें और सम्मान देने का काम करें तो लड़ाई आसान होगी। और यदि काम करने वाले को यदि लगातार हम आलोचना करते जाएंगे वो हतोत्साहित होंगे और निराशा के भाव होगी। तो आज
मन में निराशा लाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सकारात्मक ऊर्जा के साथ सब मिलकर काम करेंगे तो निश्चित रूप से इस लहर को भी हम परास्त करने में सफल होंगे। बड़ी महत्वपूर्ण टिप्पणी है प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की। उनका कहना है कि सोच सकारात्मक रखें, अपनी दिनचर्या में संयम रखें और संतुलित दूरी के साथ में इस संघर्ष को जारी रखें तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। जो लोग इस लड़ाई में मोर्चे पर लड़ रहे हैं, जिन्हें कोरोना वॉरियर्स हम कहते हैं, उनके प्रति सहानुभूति ही नहीं बल्कि अतिरिक्त सम्मान का भाव अगर आप रखेंगे तो लड़ाई और तगड़े तरीके से लड़ी जाएगी और जल्दी जीती जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश बघेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इस कठिन समय में जो संघर्ष आपके नेतृत्व में प्रदेश कर रहा है, उम्मीद करते हैं जरूर जीतेंगे। आपका एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये तो हमारे साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जो कोरोना के सदर में जो कुछ प्रयास चल रहे हैं उस पर रोशनी डाल रहे थे। उम्मीद है उनसे यह बातचीत आपको अपनी लड़ाई को जीतने में मददगार बनाएगी। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए याद, सादर प्रणाम।